Hello students, today I will discuss topic of peripheral nervous system. हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पिछले 2 लेक्चर से आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं। आज हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल जानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ब्रेन के बारे में जाना, नर्व के बारे में जाना, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से है, नर्व किस तरह से है, नर्व किससे मिलकर के बना हुआ है, कितने तरह के नर्व होते हैं, ओके, और न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनके बारे में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में टोटल हम लोग जान चुके हैं। अब बात आती है स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इनके बारे में आप लोग लिख भी चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें कौन था? फर्स्ट था ब्रेन एंड सेकेंड था स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और लिख भी चुके हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इन ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला। फिर इनके बाद हमने लोब में भी डिवाइड करके बताया था, सबके फंक्शन बताए थे, सबका फंक्शन क्या है। तो इनके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा। और साथ ही साथ हमने ये बताया था कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व जो फंक्शन करते हैं, कहाँ पर? चारों तरफ जो नर्व की जाल बिछी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीफेरी यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व को स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो ब्रेन से निकली हुई कितनी नर्व है? इनसे निकली हुई नर्व 12 पेयर होती हैं और इनसे निकली हुई, इनके बारे में भी हमने बताया है, 41 पेयर होती हैं। ब्रेन से निकली हुई जो नर्व हैं, इनके आसपास के जो भी ऑर्गन हैं, आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है, इन सारे रीजन में जाती है। और स्पाइनल से चारों तरफ इस तरह से डोर्सल और वेंट्रल नर्व निकली हुई है। तो स्पाइनल कॉर्ड है क्या? तो स्पाइनल कॉर्ड जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे अराइज कर रही है, नीचे लंबर रीजन तक जा रही है, और उसे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, सपोज करिए कि ये नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, इनके पीछे कौन है? इनके पीछे यहाँ पर इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिनका नाम है मेनिंजेस, और साथ ही साथ इसके अंदर भी कौन सा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। और एक इसको खास करके कौन वाला रीजन, यानी जिसे हम कहा जाए, क्या कहें, फोरामेन मैग्नम, वो उस जगह से इनकी स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिन होती है ना। इस तरह से डायरेक्ट कहाँ तक? लंबर रीजन में। और इनके चारों तरफ इस तरह से पेरीफेरी, जैसे कि सपोज करिए कि ये ब्रेन है और यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये इनका सेंटर में हो गया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन चारों तरफ, यहाँ ये जो 12 पेयर है, ये ऊपर के ऑर्गन को चारों तरफ कवर किए हुए हैं। और जिसमें मेन पार्ट क्या होता है? मेन नर्व कौन सी होती है? सेंसरी नर्व होती है, जो सारे रिसेप्टर, जिन्हें हम रिसेप्टर कहा जाए, उनको सेंसिस करती है। और यहाँ पर ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से चारों तरफ इनके कौन फैला हुआ है? हाथ में, पूरे इनके पैर में, ये कौन से? पेरीफेरी नर्व। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई जो नर्व है उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इनको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या करते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक
नर्वस सिस्टम, दूसरा कौन है, इनको बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप जानते हो सोमा, सोमा मीन्स क्या हो गई, बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी, और ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक वर्क करना, ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, अब देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमा मीन्स बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, यानी वॉलेंट्री एक्टिविटी वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू होती है, किसकी, वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू है। यानी वॉलेंट्री एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी, जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। या मेरा मन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मेरा मन नहीं है नहीं लिखेंगे। लिखने के लिए हमें हमारी यहाँ की नर्व ये कह रही है आइए यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर जो हम अपनी इच्छा अनुसार जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी वहाँ की नर्व उस एक्टिविटी करने के लिए मजबूर करती है कि आपको ये काम करना है, और इनको मैसेज जा रहा है कि अपने काम को करिए। तो वॉलेंट्री एक्टिविटी जो है किसके थ्रू होती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है कि ऑटोमेटिक वर्क करना। जैसे कि एक और हम आपको ये बताते हैं कि इनको फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कहेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन सा, सिंपैथेटिक, ये क्या हो गए, फाइट फंक्शनिंग के, फ्लाइट, यहाँ पे डाइजेशन, मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल, मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करना, बीपी, रिस्पिरेशन, यहाँ राइज करता है, यहाँ स्लो डाउन होता है, बैलेंस होना। अच्छा, यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम वॉलेंट्री एक्टिविटी हम कर सकें, यानी हमारे नर्व उस एक्टिविटी को करने के लिए मजबूर करते हैं कि भाई आपको ये काम करना है। दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, खुद वो नर्व उस एक्टिविटी को करने के लिए ऑटोमेटिक तैयार हो जाए, किस तरीके से, किस सिचुएशन में। क्योंकि नर्वस सिस्टम यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी पूरे के पूरी बॉडी एक्टिविटी को, किसके थ्रू, यानी 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू। इस टॉपिक को यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब कंप्लीट होगा तो आपको 2 सेंस ऑर्गन के बारे में हमें पढ़ना होगा, कौन है, आईज है और ईयर है। एक बार बोर्ड एग्जाम में आईज से क्वेश्चन आता है तो एक बार ईयर से, अब जैसे पिछली बार ईयर से आया है इस बार आईज से, आईज इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ये क्या करते हैं, यानी नर्व कोऑर्डिनेशन करते हैं कि हमारी पूरी बॉडी एक्टिविटी, हम जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं नहीं, बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं, सही देख रहे हैं कि नहीं, तो ये किसके थ्रू कंट्रोल होगा, ये हमारे किनके थ्रू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल होगा। और ओवरऑल कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं।
तब वो इंसान नॉर्मल समझा जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमेटिक अपने आप हो जाना। कैसे सिचुएशन आई, सपोज करिए सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां हम डिफाइन कर सके कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। जैसे एक बार की सांप आ जाए, जैसे ही सांप आएगा उसको देखते ही साथ क्या होगा, हार्ट बीट तेजी से बढ़ जाएगी। उस वक्त क्या होगा, मन करेगा कि या तो अगर ताकतवर हो इसके साथ फाइट करो, इसको मारो, या तो यहां से भाग जाओ। तो ये मारो या भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आते ही साथ वो ताकत कहां से आएगी। एक से एक आलसी इंसान भी अगर बैठा हुआ है और खतरे के टाइम में उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो तेजी से भाग जाता है, आग लग जाए कि अरे मैं तो यहाँ जल जाऊंगा, ऐसा तो नहीं। वो बैठा रहेगा, अरे आए अभी तो आग वहां तक आई है, अभी यहाँ तक आई है, वहां तक आई है, अभी तो हम बचे हुए हैं। या सांप आ रहा है, देखते रहो, अभी मेरे पास से जाएगा तो पैर ऊपर कर लेंगे, ऐसा है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखते ही साथ को एक रिस्पॉन्स होता है कि भागो। भागने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, यानी मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया, वहां पर तेजी से बढ़ गया। यानी ब्रीदिंग के लिए, रिस्पिरेशन के लिए एल्वियोलाई की सरफेस एरिया वहां पर बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ जाए। और क्या हुआ, ब्लड प्रेशर वहां पर हाई हो गया। कहते नहीं यार, ये वो टेंशन, इतनी बड़ी टेंशन थी उसको, जहां दंगा होने लग गया था वहां तो मेरे हार्ट बीट बढ़ गई। तो इसका मतलब कि उस सिचुएशन को देख करके कि अगर ऐसा कुछ हुआ और हमें ऐसा लगा कि मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा, तो तुरंत बॉडी अपने आप चेंजेस लाना शुरू कर देती है। यानी नर्व जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वहां पर सारे चेंजेस होने लग जाते हैं उस सिचुएशन को समझने के बाद, देखने के बाद। तो किसके थ्रू हुआ, अपने आप हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ब्रेन ने उनको मैसेज दिया कि ऐसा है कि अब तुम सब अपने सारे सिस्टम को तेज कर लो क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ रही है। ऐसा तो हुआ नहीं, वहां पर ऑटोमेटिक हुआ, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हुआ। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये पार्ट है। यानी सब कुछ क्या हो गया, राइज कर गया, क्या बीपी भी, मेटाबॉलिक रेट भी, ब्लड प्रेशर भी, एल्वियोलाई की सरफेस एरिया भी बढ़ गई। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या हुआ, तो इस पैरासिम्पैथेटिक में ये हुआ कि यानी कहीं आग लग गई, आग बुझने के बाद, सांप को भगाने के बाद, दंगा खत्म होने के बाद, फिर इंसान क्या होता है, जाकर बैठता है और फिर कहता है थोड़ा सा रुक जाओ, अभी नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल हो जाने का क्या मतलब है, बॉडी अपने आप फिर से ओरिजिनल पोजीशन में सारे ऑर्गन वर्क करते हैं। यानी ब्लड प्रेशर फिर से डाउन हुआ, नॉर्मल पर आया, यानी जैसे 120 होता है ना, 120 to 90, फिर से उतने पर आने की कोशिश करेगा जो एक बार ही इतना ज्यादा बढ़ गया था। ब्रीदिंग कंट्रोल हुई, मेटाबॉलिक रेट जो तेजी से बढ़ गया हुआ था कि कुछ लोगों को हो जाता है, फिर टेंशन हुई कि वो बार बार बाथरूम भागने लग जाते हैं, यानी कि उन्हें यूरिन पास करना रहता है। ऐसे टेंशन में ऐसी सिचुएशन सभी के साथ हो जाती है, खास करके ओल्ड एज वाले लोगों के लिए ये ऐसा होता है। कहते हैं अरे इनको टेंशन मत दो, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो सारी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद बॉडी फिर से रिलैक्स करेगी और सारी चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी। वो काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अगर ऐसा न होता तो यहाँ पर हार्ट अटैक भी हो सकता था। अगर ये सिस्टम न होता, वही राइज करता रहेगा, कंट्रोल होने की कोई वही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारी बॉडी क्या है, हमारी नर्व क्या करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, आपस का तालमेल बनाती है कि एक जगह तो बढ़ गया है तो दूसरी जगह फिर से इनको नॉर्मल कर दो।
तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितने हैं 31 पेयर ऑफ नर्व जो पार्टिसिपेट करते हैं पूरी जो बॉडी में जाल बिछी हुई है। तो कितने हैं 31 पेयर। ओके, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जाम में लिखने के लिए जरूर आता है, डिफरेंस भी आता है, साथ ही साथ सेरिब्रम और मेडुला इनका किसी एक पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। साथ ही साथ अकेले का भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। पॉन्स का क्या रोल है, अलग अलग उसमें हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, थाइमस का क्या रोल है, जिनके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ रहेंगे, अपने वर्ड में लिख लेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा तो आपने लिखा ही है ना। तो अभी उसमें जो नर्व के बारे में हमने करवाया था तो उसमें क्या था, हमने रिफ्लेक्स एक्शन बताया था। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी हमने लिखाया नहीं है, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी हमने नहीं लिखाया है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इसके बारे में भी आपको पता है कि स्टार्टिंग से ही हमने बताया कि सपोज करिए कि अगर किसी मच्छर ने काटा और फील हुआ यानी सेंसेस किया, किसने सेंसेस किया, से मेरे सेंसरी नर्व ने किया। सेंसरी नर्व का कौन सा पोर्शन था, डेंड्राइट वाला पोर्शन था। डेंड्राइट वाला पोर्शन था, उसने सेंसेस किया और सेंस करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स को डायरेक्ट ले गया कहां पर, जहां पर एक्सॉन की एंडिंग है, उस एक्सॉन के एंडिंग टर्मिनल रीजन पर। वहां पर जाने के बाद उसके टिप पर वो क्या है, वो किसमें, केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जहां पर एक जो जंक्शन है दो नर्व के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। उसको साइनैप्स कहते हैं। उसमें क्या है, वो केमिकल है। अब वह केमिकल क्या है, फिर से वो टच करते ही साथ डेंड्राइट के जो दूसरे नर्व है वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर से दौड़ने लग जाएगा। हमने इसके बारे में भी बताया कि इनके ऊपर क्या है, कवरिंग है। उस कवरिंग का नाम क्या है, उस कवरिंग का नाम है माइलिन शीट। उस कवरिंग का नाम है माइलिन शीट। और माइलिन शीट क्यों है बता दिया, जिस तरह से वायर है उस पे एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि वो एक करंट दूसरे पर फ्लैक्चुएट ना हो, ये एक दूसरे से करंट आपस में लड़े नहीं, यानी एक दूसरे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, यानी पूरे उस नर्व के बंडल के ऊपर उनके अंदर क्या है, न्यूरॉन है। और न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना। तो और ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी आपने देखा है कि उस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है। ब्रेन किससे बना है, ब्रेन कौन सा पोर्शन, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से बना हुआ है। ग्रे मैटर कौन सा वाला पोर्शन है, जो ब्रेन के ऊपर वाला जो वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है उस रीजन में ग्रे मैटर का बना है। ग्रे मैटर किसकी वजह से है, क्यों बोला गया ग्रे मैटर, सपोज करिए फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि वहां पर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंस है। और न्यूक्लियस का कलर क्या है, ग्रे कलर का है। सो दैट आई एम सेइंग टू ग्रे मैटर। ठीक है, अब चलिए क्या करवा दें इनके बाद। अच्छा हाँ, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो रिफ्लेक्स आर्क हमने ये बताया था कि जहां पर एक राउंड लगा रहा है, सेंसरी नर्व मैसेज ले जाती है वर्टिब्रल कॉलम के पास, और वर्टिब्रल कॉलम फिर से दूसरे नर्व को कनेक्ट करती है, यानी मोटर नर्व फिर से रिफ्लेक्स एक्शन करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो वो पूरा जो आर्क तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड का। फिर ये टॉपिक अगर आज कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट तो हो ही गया है, थोड़ा सा लिखवा दे, तो उसके बाद क्या है, आइज पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुश्किल से 3 चैप्टर और रह गया है, क्योंकि लास्ट के 3 चैप्टर जो हैं वो कटे हुए हैं आपके सीरीज
सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उस रिड्यूस सिलेबस में है वो